41 यह मैं क्या कर रही हूँ। इस कहानी में जितने भी किरदार और घटनाएं होगी वह सब एक काल्पनिक के तौर पर आपको दिखाया जा रहा है। अब तक आपने बड़ा अंडस्को बस उसका ये बोलना ही था। जो पहले से 2 जोड़ी आंखें उससे घूरती थी, अब उसके बदले 3 जोड़ी आंखें उससे घूमने लगी। पहले तो हमारे आरव बाबा की थी, दूसरी निहारिका के पापा विवान जी की थी, और तीसरी तो आप सब समझ ही गए होगे कि तीसरा इंसान कौन है। हमारे हीरो निखिल की, जो अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से अपने छोटे भाई को घूर रहा था, और बेचारा अंश इस बात से अनजान निहारिका के साथ फ्लर्ट करने में लगा हुआ था। अब आगे अंडस्को निखिल ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, उससे पता नहीं क्यों अंश का यूं निहारिका के साथ इस तरह से बात करना पसंद नहीं आ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वह अपने जज्बातों से लड़ रहा था। निखिल ने अपनी नज़र दोनों से हटा ली और अन्वेषा की तरफ देखने लगा। वह अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। निखिल नहीं चाहता था कि उसका गुस्सा अंश पर निकले। फिर भी निखिल ने अपने कड़क आवाज में अंश को कहा, अंश चुपचाप अपना लंच करो। निखिल ये बोलकर एक नज़र निहारिका को देखकर फिर खामोशी से अपना लंच करने लगा। अपने भाई की बात सुनकर अंश चुपचाप से लंच करने लगा। वह निखिल की आवाज गुस्से में सुनकर एक पल के लिए डर गया था, फिर खाते हुए मन में बोला, अब मैंने कौन सी गलती कर दी जो भाई मुझ पर गुस्सा हो गई है। कल्पना दादी ने निहारिका से पूछा, बेटा तुम अभी क्या करती हो। निहारिका जो चुपचाप से अपना नाश्ता कर रही थी, उनकी बात सुनकर एक पल के लिए रुक गई और उसने शांति से उन्हें जवाब दिया, दादी मैं अभी कॉलेज में हूँ। दादी कुछ बोलती उससे पहले ही निशा ने निहारिका से पूछा, निक्कू तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो। निहारिका ने उसकी बात का जवाब दिया, मैं एसएन कॉलेज में पढ़ती हूँ। वाह निक्कू, मैंने और अंश भाई ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। निशा निहारिका को नाम से बुलाती थी क्योंकि निशा निहारिका से 2 साल बड़ी थी। सब निहारिका को उसके निकनेम से बुलाते थे, इसलिए निशा भी निहारिका को निक्कू कहकर बुलाने लगी थी। सबने डिनर फिनिश किया। निखिल अपनी सीट से उठाते हुए गौतम दादाजी से बोल, दादाजी मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना और मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाना। उसने यह बात एकदम सख्त लहजे में कही थी। निखिल की यह बात सुनकर दादाजी का मुंह बन गया और वो निखिल को बोल, मैं कहाँ मीठा खाता हूँ। जैसे ही दादाजी ने यह बात बोली, दादी जी उन्हें घूर कर देखने लगी। दादी जी की नज़र खुद पर पाकर एकदम चुप हो गए। निखिल ने फिर से अपनी सख्त आवाज से कहा, अगर मुझे पता चला कि आपने मीठा खाया है तो आपका 1 महीने तक मीठा खाना बंद। ये बोलकर एक नज़र निहारिका को देखकर निखिल वहां से तुरंत चला गया। निखिल को जाता देख निहारिका उसे देखने लगी। निखिल कब का जा चुका था पर निहारिका उसी दिशा में अभी भी देखे जा रही थी। थोड़ी देर उधर देखने के बाद उसे होश आया। पूर्ण विराम। वो खुद से बोली, यह मैं क्या कर रही हूँ, मैं उससे क्यों देख रही हूँ। फिर उसने तुरंत अपनी नज़र वहां से हटा ली। तभी निशा निहारिका से बोली, निक्कू में और अंश भाई हम दोनों कॉलेज जाने वाले हैं, क्यों ना हम कॉलेज साथ में चले। निहारिका को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। पल्लवी चाची एकदम सबसे बोली, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। आज दोनों परिवार इतने सालों बाद मिले हैं, हम लोग आज सब साथ में घूमने चलते हैं। वैसे भी कल से सब अपने अपने में बिजी हो जाएंगे। पल्लवी चाची की बात सुनकर दोनों परिवार तुरंत राजी हो गए। सिंघानिया इंडस्ट्री ऑफिस में उथल पुथल मची हुई थी। सारा ऑफिस स्टाफ निखिल से काफी डरता था। सबको पता चल गया था कि उनके सीईओ वापस आ रहे हैं। लड़कियां ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी, पर उन्हें घबराहट भी हो रही थी। जो निखिल के सामने अच्छा दिखना चाहती थी वह फटाफट अपने चेहरे पर मेकअप, अपने बालों को संवारने में लगी हुई थी। वह सारी लड़कियां प्रोफेशनल स्टाफ थी, पर निखिल के सामने अपना इंप्रेशन अच्छा दिखना चाहती थी। वह सब निखिल को देखने के लिए काफी बेकरार थी। सारे ऑफिस स्टाफ के लड़के बस लड़कियों को ऐसी हरकत करते देख रहे थे। उन सभी ने अपना अपना सर नामे हिला दिया। वह सब जानते थे कि उनका सीईओ कैसा है। वह खड़ूस था, एकदम घमंडी था, एरोगेंट, और खास तौर पर उसका ऑरा काफी खतरनाक था। वह अपने आसपास किसी भी लड़की को आने नहीं देता था, और ऐसी लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं जो उससे चिपकने की कोशिश करे। उन सब ने निखिल के बारे में काफी खतरनाक बातें सुन रखी थी। निखिल की कार सिंघानिया इंडस्ट्री में आकर रुकी। कार में निखिल पूरे रास्ते निहारिका के बारे में सोच रहा था। तभी निखिल को ड्राइवर की आवाज सुनाई दी। सर ऑफिस आ गया है, ड्राइवर ने निखिल को होश में लाते हुए कहा। निखिल ने अपने ख्यालों को झटका और कार से बाहर निकल गया। निखिल कार से निकालकर ऑफिस के अंदर चला गया। उसने किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने प्राइवेट लिफ्ट से अपने केबिन में चला गया। निखिल अपनी चेयर पर बैठने के बाद असिस्टेंट इवान ने निखिल का शेड्यूल बताना शुरू किया ही था कि तभी निखिल का फोन बज। निखिल ने तुरंत फोन उठा लिया। 42 पहाड़ी सुकून।
अब आगे अंडरस्को। दूसरी तरह दीपाली जी बोली, निखिल आज हम सब दोनों परिवार बाहर घूमने जा रहे हैं, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आ जाना। क्योंकि वह जानती थी निखिल किसी के साथ घूमने नहीं जाता था, उन्होंने बस निखिल से एक बार अपने मन की बात रखी, पर उनके विपरीत निखिल ने तुरंत हाँ कर दी। निखिल की हाँ सुनकर एक पल के लिए दीपाली जी को थोड़ी हैरान हुई, पर तुरंत ही वो खुश भी हो गई। ठीक है, टाइम पर आ जाना, हम सब वेट करेंगे। वह काफी खुश थी, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दीपाली जी ने तुरंत फोन रख दिया। निखिल ने फोन रखते ही असिस्टेंट इवान से कहा, मेरी अभी की जो मीटिंग है बस उसे ही फिक्स रखो, बाकी सारी मीटिंग्स को किसी और दिन के लिए पोस्टपोन कर दो। असिस्टेंट इवान जो अपने बॉस की सारी बातें सुन रहा था, उसे भी यह जानकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने दूसरी तरफ से दीपाली जी की आवाज सुन ली थी और वह जानता था कि उसका बॉस कहीं घूमने बाहर नहीं जाता है। और वह जानता था उसका बॉस कहीं घूमने बाहर नहीं जाता था। इनफैक्ट उनके बॉस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही जाता था, यही उनका रेगुलरली रूटीन होता था। पर आज असिस्टेंट इवान ये जानकर हैरान था, उसके बॉस ने दीपाली मैडम की बात तुरंत मान ली। वह थोड़ा कंफ्यूज भी था, पर उसने इस बात में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी बॉस की बात सुनकर असिस्टेंट इवान तुरंत मान गया। उसने सिर्फ आज के लिए एक ही मीटिंग फिक्स रखी, बाकी सारी मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दी। असिस्टेंट इवान के जाने के बाद निखिल अपनी चेयर पर सर रखकर बैठ गया। उसके दिमाग में अभी भी निहारिका घूम रही थी। वह टेबल पर टक करते हुए मन में बोला, क्या है ऐसा तुम में जो मेरे ख्यालों में ही बार बार आ रही हो? मत आओ, वरना पछताओगी, बहुत ज्यादा पछताओगी। वह खुद से ही ऐसी बातें कर रहा था। उसकी आवाज एकदम गहरी थी। फिर वह अपने टेबल पर टक टक की आवाज निकालकर कुछ सोचने लगा। और इधर सिंघानिया मैंशन में सब ने प्लान बना लिया था। वे लोग सब पहाड़ी सुकून जाने वाले थे। उस एरिया का व्यू बहुत अच्छा था, वहां की हरियाली, वहां से समुद्र का नज़ारा बहुत ही हसीन दिखता था। वहां पर किसी को भी जाकर एक सुकून का एहसास होता था, इसलिए उसे जगह का नाम पहाड़ी सुकून था। वहां पर बड़े बड़े पहाड़, पेड़ पौधे और समुद्र इतनी दूर तक फैला हुआ था, और पहाड़ से बहता हुआ वो झरना, वहां का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता था। ऐसे ही सारी कार सिंघानिया मैंशन से अपनी मंजिल की तरफ निकल गई। एक कार में गौतम दादाजी और कल्पना दादी जी बैठे थे। उनके पीछे वाली कार में मनीष दादाजी और मीनाक्षी दादी जी बैठी थी। उनके पीछे वाली कार में राजधीर जो ड्राइवर सीट पर बैठे थे, और उनके बाजू वाली सीट पर दीपाली जी बैठी थी। उनके पीछे नंदिनी चाची और अशोक चाचा जी बैठे थे। उनके पीछे वाली कार में विवान जी और वर्षा माँ, और पैसेंजर सीट पर पल्लवी चाची और मनोज चाचा जी बैठे थे। और लास्ट में जो सबसे बड़ी कार थी, उसमें सारे बच्चे बैठे थे। जैसे कि अक्षय ड्राइव कर रहा था, उसके बगल वाली सीट पर अक्षिता बैठी थी, पीछे निशा और निहारिका बैठी थी, और उनके पीछे वाली सीट पर आरव और अंश बैठे थे। आरव तो अंश को सिर्फ घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि वह जब से कार में बैठा था तब से वह निहारिका से कुछ ना कुछ कहे जा रहा था, जो आरव को पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी वह शांत बैठा था, क्योंकि वह किसी का भी मूड खराब करना नहीं चाहता था। वह सब पूरे रास्ते मौज मस्ती गाना सुनते हुए आए और पहाड़ी सुकून पहुंच गए। उन सब के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड भी मौजूद थे, यहाँ तक कि मोहन काका भी उनके साथ आए थे। सब काफी एक्साइटेड से कार से बाहर निकले और पहाड़ी सुकून की तरफ चले गए। निहारिका को और सहगल परिवार को वो जगह सच में काफी पसंद आई थी। वहां पर अलग तरीका का ही सुकून था। निहारिका को वहां आकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। नविश खुशी से उछल रही थी। सारी लेडीज ने एक बड़ी हाइट की टोपी पहन रखी थी। निशा ने निहारिका का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए उसे समुद्र के पास ले गई। उसके पीछे पीछे आरव और अंश भी चले गए। बच्चों को इतना खुश देखकर सारे बड़े बहुत खुश थे। सब अपने अपनी जगह पर बैठ गए। धूप और वहां पर आती ठंडी हवाओं से पहाड़ी सुकून में एक अलग ही खुशनुमा माहौल बना हुआ था। वह सब एक प्राइवेट जगह में थे, और उन सब के चारों तरफ सिंघानिया परिवार और सहगल परिवार के बॉडीगार्ड मौजूद थे। पूरी सिक्योरिटी का बखूबी इंतजाम किया गया था। आफ्टर ऑल इतनी पावरफुल फैमिली होने के बावजूद बहुत सारे दुश्मन ऐसे मौके की तलाश पर रहते थे, इसलिए सेफ्टी बहुत जरूरी थी। चैप्टर 43 दीपाली जी का शक दादी पर। अब आगे अंडरस्को। जब अक्षय ने देखा सब अपने अपने में बिजी है, तो उसने अक्षिता का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने पर ले गया। अक्षिता बोली, ये आप क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। फिर चारों तरफ देखते हुए बोली, यहाँ पर सब मौजूद है। अक्षिता को बहुत शर्म आ रही थी। वह अक्षय से अपना हाथ छुड़ाने में लगी हुई थी। अक्षय अक्षिता को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? काफी टाइम बाद तो मुझे मौका मिला है तुम्हारे साथ ऐसे वक्त बिताने का। अक्षिता बोली, छोड़िए ना, कोई भी आ जाएगा। फिर अपने आप को अक्षय की बाहों से छुड़ाती हुई आगे चली गई। वह आगे जा पाती उससे पहले अक्षय ने तुरंत अक्षिता का साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। अक्षिता की वही सांसें थम गई। वह अपना हाथ सीने में रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगी।
अक्षय अक्षिता का साड़ी का पल्लू धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लग। अक्षय का इस तरह उसकी साड़ी का पल्लू खींचने से अक्षिता वहीं पर जम गई। अक्षय धीरे धीरे उसकी तरफ आया और अक्षिता के गालों पर एक किस करते हुए उसे देखने लगा। अक्षिता शर्म से लाल हो गई थी, फिर वह पीछे मुड़ी और अक्षय को धक्का देकर वहां से भाग गई। अक्षिता का इस तरह धक्का देने से 2 कदम पीछे हो गया और अक्षिता को शर्माता हुआ भागता देख वो भी मुस्कुराने लगा। फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए वहां से सब की तरफ आ गया जहां पर सब बैठे थे। और इस साइड निहारिका और निशा समुद्र के किनारे मस्ती कर रहे थे। निहारिका को भी ऐसे मस्ती करना बहुत अच्छा लग रहा था। वहां पर अंश और आरव भी आ गए थे, वह चारों वहां पर मौज मस्ती कर रहे थे। तभी निशा भागती हुई वहां पर आए जहां सब बैठे थे और अक्षय अक्षिता को खींचते हुए समुद्र के किनारे ले आए। अन्वेषा सबके साथ बैठी थी, उन सब ने अन्वेषा को समुद्र के किनारे जाने नहीं दिया। वो वहां पर रेत से कुछ ना कुछ कारीगरी कर रही थी। अक्षय अक्षिता आरव अंश निशा और निहारिका वो सब समुद्र के किनारे मौजूद थे और काफी मस्ती कर रहे थे। वह सब अपने में लगे हुए थे। उन सबको पहाड़ी सुकून में आकर काफी अच्छा लग रहा था और कल से वैसे भी सब बिजी होने वाले थे। निखिल मीटिंग पूरी करने के बाद ऑफिस से निकल गया। असिस्टेंट इवान अभी भी हैरान वहीं खड़ा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसके बॉस को हो क्या गया है। उसने एक नज़र निखिल की कार को जाते हुए देखा और ऑफिस के अंदर चला गया। निखिल बहुत जल्दी पहाड़ी सुकून पहुंच गया था। निखिल आंखों में ब्लैक चश्मा चढ़ाते हुए कार से बाहर निकाल और अपने तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। जितने भी निखिल के साथ बॉडीगार्ड आए थे उन सब ने निखिल को कवर कर लिया था। वो सब निखिल के साथ साथ चल रहे थे। निखिल बड़े स्टाइल से आगे बढ़ रहा था। निखिल की बॉडीगार्ड वहीं रुक गए। निखिल अपने परिवार के पास आ गए जहां पर दोनों परिवार मौजूद थे। फिर एक नज़र अपने परिवार को देखने के बाद उस दिशा में देखने लगा जहां पर सब मस्ती कर रहे थे। निशा ने जब निखिल को आते हुए देखा तो वो वहीं से ही जोर से आवाज लगाते हुए बोली, निखिल भाई यहाँ पर आओ, हम सब यहाँ मस्ती कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ आए। निशा की आवाज सुनकर दोनों परिवार उधर देखने लगे और साथ में निखिल भी। तभी कल्पना दादी निखिल से बोली, जाओ बेटा तुम भी जाकर थोड़ी मस्ती करो, यही उम्र है तुम्हारी मस्ती करने की। सिंघानिया परिवार हैरानी से कल्पना दादी जी को देखने लगे। निखिल ने दादी जी को देखा, फिर सबको देखा, उसके बाद अपने धीरे कदमों से निशा की तरफ बढ़ गया। वह मस्ती नहीं करने वाला था क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में मैच नहीं करता था। वह एक सख्त मिजाज का बंदा था, फिर भी वह निशा के बुलाने से उस तरफ चला गया। निखिल की नज़र तो बस एक ही दिशा में देख रही थी। वह ब्लैक चश्मे के पीछे से अपनी ब्राउन आंखों से निहारिका को देख रहा था। निखिल आज ऑफिस में बस निहारिका के बारे में ही सोच रहा था, पर मचल है निखिल इस बात को मान जाए, बिल्कुल भी नहीं। तभी दीपाली जी कल्पना दादी को बोली, माँ आज आपको हुआ क्या है? मैं देख रही हूं कल से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। दीपाली जी ने अपना शक जताते हुए कल्पना दादी जी से कहा, 44 ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई है जो निखिल सिंघानिया के दिल पर अपना कब्जा कर सके। अब आगे अंडस्को। कल्पना दादी ने दीपाली जी की बात को अनसुना कर दिया और मीनाक्षी दादी से बात करने लगी। दीपाली जी ने भी कुछ नहीं कहा और वह भी वर्षा माँ से बात करने लगी। जैसे जैसे निखिल उनकी तरफ आ रहा था, निहारिका का दिल धड़कना शुरू हो गया था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और निखिल की तरफ देखा जो उसकी तरफ ही आ रहा था। निहारिका को निखिल इस वक्त स्लो मोशन में आता हुआ दिखाई दे रहा था। वह बस आंखें फाड़े और दिल में हाथ रखे निखिल को देख रही थी। निखिल भी काले चश्मे के पीछे अपनी आंखों से निहारिका को देख रहा था। उसका भी हाल निहारिका जैसा था, उसका भी दिल जोरों से धड़क रहा था, पर उसने इन सबको नजरअंदाज किया और अपनी आंखें निहारिका की तरफ से हटकर निशा की तरफ देखने लगा। निखिल उन सबके पास पहुंच गया था। उस समंदर के किनारे काफी सारे पत्थर मौजूद थे। निशा निहारिका एक पत्थर पर बैठ गई। अक्षय ने निखिल को अपनी साइड बैठने का इशारा किया। अक्षिता भाभी भी निशा और निहारिका के साथ बैठी थी। आरव और अंश दोनों साथ में बैठे थे। अंश कोशिश कर रहा था आरव से बात करने की, पर पता नहीं क्यों आरव को अंश के ऊपर गुस्सा आ रहा था शुरू से ही, क्योंकि जब से वह लोग इधर पिकनिक पर आए थे तब से ही अंश निहारिका के साथ काफी मस्ती और घुल मिल रहा था। भाई होने की वजह से उसके अंदर यह बदलाव हो रहा था, पर उसने अंश को ऐसी कोई बात नहीं कही जिसकी वजह से उसे बुरा लगे। वह बस खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। अक्षय ने निखिल से पूछा, क्या इरादा है अब तुम्हारा? निखिल जानता था अक्षय किस बारे में बात कर रहा है। निखिल को ना बोलता देख अक्षय ने वापस पूछा, अब तुम्हें सबकी बात मान लेनी चाहिए, क्या बुराई है एक अच्छी लड़की देखने में? निखिल ने अब भी कुछ नहीं कहा। उसकी तरफ से खामोशी ही थी। वह बस अपनी आंखों से बहते हुए समुद्र की लहरों को देख रहा था।
अक्षय ने फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम देखना, जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की आएगी ना, वह तुम्हारी जिंदगी ही बदल देगी और वह तेरी रूह को छूती हुई तेरे दिल पर कब्जा करेगी, और जिस दिन वह दिन आएगा ना, तुम उससे जुनूनियत वाली मोहब्बत करेंगे। निखिल ने एक नज़र अक्षय को देखते हुए वापस समुद्र की लहरों की तरफ देखते हुए अपनी गंभीर आवाज में कहा, ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई है जो निखिल सिंघानिया के दिल पर अपना कब्जा कर सके। ये बोलते ही उसकी नज़र निहारिका पर चली गई, जो अक्षिता और निशा के साथ बातें करते हुए हल्की सी मुस्कुरा रही थी। अक्षय ने जब उसकी निगाहों का पीछा किया तो उसने देखा कि निखिल निहारिका को देख रहा है। फिर उसने वापस से निखिल को दिखा और उसने इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए निखिल से कहा, तुम किसी को आने दोगे तभी तो तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आएगी। ये बोलकर अक्षय खामोश हो गया। दोनों ने अब कुछ नहीं कहा, दोनों खामोशी से समुद्र की उठती लहरों को देख रहे थे। लंच का टाइम हो गया था। अक्षय ने पहले ही एक रिजॉर्ट बुक कर लिया था। लंच के लिए सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और अपना अपना लंच करने लगे। ऐसे ही लंच होने के बाद दोपहर के टाइम सब लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। सब हॉल में इकट्ठा होने के बाद पल्लवी चाची और नंदिनी चाची दोनों ने साथ में सबसे कहा, हम सब एक साथ अंताक्षरी खेलेंगे। ये बोलते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने मुंह टेढ़ा करते हुए अपनी मंडी दाएं और बाएं कर ली और हाथ फोल्ड किए खड़े हो गए। उन दोनों को इस तरह की हरकत देखकर और गुस्से में मुंह फुलाया देखकर दोनों परिवार मुस्कुराने लगे। तभी आरव उन दोनों को याद दिलाते हुए कहने लगा, आप दोनों कुछ कह रही थी। आरव की बात सुनकर पल्लवी चाची और नंदिनी चाची का गुस्सा तुरंत ही गायब हो गया और फिर दोनों एक्साइटेड होकर साथ में बोली, हम दोनों सोच रहे थे हम सब साथ में मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, हम दोनों ने सारा इंतजाम कर लिया है, बस आपको गोल राउंड में बैठना है। दोनों परिवारों ने पल्लवी चाची और नंदिनी चाची की बात सुनी और मान ली। सब लोग राउंड सर्कल में बैठ गए। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि निखिल के सामने निहारिका बैठी थी। 45 सबका अंताक्षरी खेलना। अब आगे अंडरस्को। निखिल आसानी से निहारिका को देख सकता था। निहारिका निखिल को अपने सामने देखकर थोड़ी नर्वस हो रही थी। तभी अंताक्षरी शुरू होगी। गाना बजाना शुरू हुआ। सब ने एक छोटा सा पिल्लो ले रखा था। वो पिल्लो बैक टू बैक पास करने लगे। तभी गाना बंद हो गया और वो पिल्लो गौतम दादाजी के पास जाकर रुकी। सब एक साथ कहने लगे, दादाजी दादाजी। गौतम दादाजी ने कल्पना दादी जी की तरफ देखते हुए गाना शुरू किया। ए मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक ये हंसी और मैं जवां, तुझ पर कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पर कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये गाना सुनते ही सारे बच्चे तो ओह ओह दादाजी करने लगे और कल्पना दादी जी शर्मा गई। तभी अंश सीटी बजाते हुए दादाजी को बोल, क्या बात है दादाजी, मजा ही आ गया। सब ने एक साथ तालियां बजाई। फिर से गाना बजा और दूसरा राउंड शुरू हो गया। तभी मनीष दादाजी के पास वह पिल्लो आकर रुक, तुरंत गाना बंद हो गया। दादाजी ने मीनाक्षी दादी जी की तरफ देखते हुए गाना शुरू किया। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। दादाजी का गाना सुनकर मीनाक्षी दादी जी उन्हें देखने लगी और फिर दादी ने आगे गाना शुरू किया। हम भी जमाने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने। ऐसे ही तीसरा राउंड शुरू हुआ। तभी अंश पर वह पिल्लो आकर रुका। फिर अंश ने अपनी जगह से उठाते हुए गाने लगा, बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। फिर निशा और निहारिका को अपने साथ लाते हुए और बड़े स्टाइल से आगे गाना शुरू किया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा, बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। निशा मुस्कुराते हुए अंश को बोली, क्या बात है भाई, अब तो छा गए। ये बोलकर निहारिका का हाथ पकड़कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अंश भी अपने कंधे उचकाते हुए अपनी सीट पर बैठ गया। ऐसे ही चौथा राउंड शुरू हुआ। अब की बारी अक्षिता भाभी की आए। अक्षिता अक्षय के साथ बिताए हुए आज सुबह के रोमांटिक पल को याद करते हुए अभी भी शर्मा रही थी। अक्षिता भाभी ने शर्माते हुए अक्षय को देखा और गाने लगी, परदेसिया ये सच है पिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। ये गाना सुनकर अक्षय उसको देखने लगा और आरव अक्षय के कंधे पर मरते हो कहने लगा, भाई देखा, भाभी ने तो कमाल ही कर दिया। निशा अपने दोनों हाथ गाल में रखते हुए बोली, हाँ रोमांटिक। अक्षिता भाभी। निशा की बात सुनकर अक्षिता भाभी और ज्यादा शर्माने लगी। फिर वर्षा माँ सब बच्चों से बोली, चलो सब अपनी जगह में बैठ जाओ और मेरी बच्ची को छेड़ने बंद करो। राउंड फिर से शुरू हुआ। इस बार निहारिका की बारी आई। सब लोग निहारिका को देखने लगे, यहाँ तक कि निखिल भी निहारिका को देख रहा था। निहारिका को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि सब उसे ही देख रहे थे। अचानक निहारिका की नजरें निखिल की नजरों से जा मिला। तभी उसके मुंह से गाने के बोल निकल गए। अजीब दास्तां है ये,
कहाँ शुरू कहाँ खत्म, यह मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, यह मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। निखिल बस निहारिका की आंखों में देखे जा रहा था, उसकी आंखों में कुछ तो था जो निखिल पढ़ नहीं पा रहा था। निखिल काफी गहराई से निहारिका को देख रहा था। निहारिका को निखिल की आंखों की तपिश बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपनी नजर निखिल से हटा ली। राउंड फिर से शुरू हुआ और इस बार आरव की बारी आए और वह गाने लगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। फिर निहारिका के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे गाना शुरू किया। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सेमीकोलन। सब लोग अपनी जगह में वापस बैठ गए। राउंड फिर से शुरू हुआ और इस बार अशोक चाचा जी और मनोज चाचा जी ने साथ में गाना गाया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। तभी पल्लवी चाची और नंदिनी चाची ने आगे गाना शुरू किया। दो बदन एक ही दिल, एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई, हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। 46 निखिल हुआ निहारिका पर गुस्सा, अब आगे अंडस्को। ऐसे ही कब वक्त बीत गया और शाम हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। अंताक्षरी खेलते खेलते अन्वेषा सो गई थी। सब मौज मस्ती में इतना खो गए थे कि सबको बहुत अच्छा लग रहा था। शाम में सब ने बाहर जाने का प्लान बनाया था, पर सारे बड़ों ने मना कर दिया और बोले कि तुम बच्चे जाओ, हम यही आराम करेंगे। बड़ों की बात सुनकर सब बच्चे चले गए। निशा ने निखिल को काफी मनाया, तब जाकर निखिल माना उन सब के साथ जाने के लिए। वह सब पहाड़ी सुकून के पीछे जहां पर झरना बहता था वहां पर गए। उस झरने से एक अलग ही एहसास हो रहा था। वहां की मिट्टी में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वहां की हवा एकदम ठंडी, दिल को सुकून पहुंचाने वाली थी। निशा, अक्षिता और निहारिका झरने के पास चले गए। अंश, आरव, अक्षय और निखिल झरने के साइड बने पत्थरों पर बैठ गए। अंश जो अपने साथ कैमरा लाया था उसने कैमरा साइड में रख दिया और एक पत्थर पर बैठते हुए एक गहरी सांस लेते हुए बोला, यहाँ पर कितना सुकून मिल रहा है। आरव भी अंश की बात से एग्री था, उसे भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। शाम के मौसम में ये झरना और भी खूबसूरत नजर आ रहा था। अक्षय ने देखा कि अक्षिता वहां पर अकेली खड़ी है तो उसने चारों तरफ नजर घुमाई। निशा और निहारिका साथ में थे। फिर अक्षय ने अपनी साइड देखा तो अंश और आरव एक दूसरे से बातें कर रहे थे और निखिल अपने में लगा हुआ था। अक्षय ने मौके का फायदा उठाया और वहां से अक्षिता के पास चला गया। अक्षिता इस बात से अनजान झरने में अपने हाथ फैलाए पानी को उछल रही थी। अक्षय उसके पीछे आया और उसके कान में कहने लगा, बहुत खूबसूरत। अचानक आए आवाज से अक्षिता घबराकर पीछे मोड़ी, देखा तो सामने अक्षय खड़ा उसे ही बहुत प्यार से देख रहा था। तभी अक्षय ने अक्षिता को दोबारा कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर उसके और नजदीक आकर उसके कान में धीरे से मगर शरारती अंदाज में अक्षिता से कहने लगा, दिल कर रहा है तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊं। ये बोलकर वह पीछे हट गया। अक्षिता तो उसकी बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। इधर अक्षय अक्षिता के साथ रोमांटिक शरारत किए जा रहा था। दोनों इस बात से अनजान के उधर अंश उन दोनों के प्यारे मोमेंट को कैमरे में कैप्चर कर रहा है। अंश जब झरने के आसपास खूबसूरत नज़ारों की फोटो ले रहा था तब उसने ये खूबसूरत सीन देख लिया था, इसलिए उसने तुरंत उस प्यारे मोमेंट को कैमरा में कैप्चर कर लिया था। फिर वह वहां से चला गया। वह उन दोनों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। जब दूर से ही निशा ने अंश को देखा तो निहारिका को वहीं छोड़कर अंश के पास चली गई। निशा ने आरव को भी अपने साथ ले लिया था। निहारिका वहां पर अकेली मौजूद थी। निखिल निहारिका को देख रहा था, उससे खुद के जज्बात कंट्रोल नहीं हो रहे थे। उससे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और खास तौर पर निहारिका पर गुस्सा आ रहा था। वह निहारिका पर इसलिए गुस्सा कर रहा था क्योंकि निहारिका उसकी ख्यालों में घूम रही थी। वह जहां जाता बस उसे निहारिका का ही ख्याल आ रहा था, इसलिए उसे निहारिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। निखिल गुस्से से पत्थर में से उठा और निहारिका की तरफ बढ़ गया। निहारिका जो झरने के किनारे भीग रही थी वह इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि निखिल उसकी तरफ आ रहा है। निहारिका की पीठ निखिल की तरफ थी, वह बस अपने में ही लगी हुई थी। निखिल गुस्से से निहारिका के पास आया और उसका हाथ एक झटके में पकड़ते हुए निहारिका को अपनी तरफ मोड़ दिया। निहारिका इस अचानक हुई घटना से थोड़ी हैरान रह गई, पर वह घबराई नहीं थी। जब उसका चेहरा किसी के सख्त सीने से जा टकराया तब वह होश में आए।
निखिल ने निहारिका को इतनी जोर से पड़ा हुआ था कि निखिल के हाथों के निशान निहारिका की कलाई में छप गए थे, पर इस वक्त निखिल को निहारिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था ये जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ उसमें सारी गलती निहारिका की है। वह अपनी जज्बातों को काफी कंट्रोल कर रहा था। वह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके दिल में निहारिका के लिए कोई फीलिंग है। निहारिका ने जब अपना सर उठाकर निखिल की आंखों में देखा तो निखिल की आंखें गुस्से में लाल थी। निहारिका निखिल की लाल आंखों में अपनी भीगी आंखों से देख रही थी। निखिल ने अपने जबड़े कसते हुए गुस्से में निहारिका से कहा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? निखिल की इस बात से निहारिका के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रही थी। चैप्टर 47 सो आई वॉन्ट टू टेल यू। अब आगे अंडरस्को। वो दोनों झरने के बहते पानी में भीग रहे थे और निखिल निहारिका को काफी गुस्से से देख रहा था। फिर निखिल ने निहारिका का हाथ और कसते हुए गुस्से से कहा, क्यों तुम मेरे ख्यालों में बार बार आ रही हो? क्यों तुम मुझे हर जगह परेशान कर रही हो? क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? निखिल क्या बोल रहा था उसे खुद ही अंदाजा नहीं था। उसके दिल में जो भी आ रहा था वह सब निहारिका से कहे जा रहा था। निहारिका के हाथों को और कसते हुए और निहारिका को अपनी नजदीक लाते हुए निखिल ने निहारिका से कहा, अब चुप क्यों खड़ी हो? मेरी बातों का जवाब दो। निखिल के हाथों के निशान निहारिका के हाथों पर कस गए थे, जिस वजह से निहारिका की आंखें नम हो रही थी और उसको अपने हाथों पर दर्द महसूस हो रहा था। वह निखिल के गुस्से को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अपने दर्द को नहीं छुपा पा रही थी। अब निहारिका को भी गुस्सा आने लगा था। वह पहले ही निखिल की बात सुनकर कंफ्यूज थी, पर निखिल का उसे इस तरह से हट करना निहारिका को गुस्सा दिला रहा था। बस बहुत हुआ मिस्टर सिंघानिया, मैं कब से आपकी बकवास बातें सुन रही हूं और यह क्या लगा रखा है आपने? निहारिका ने निखिल को दूर धकेलते हुए कहा। निखिल निहारिका के धक्का देने से होश में आया। निखिल ने जब सर उठाकर निहारिका को देखा तो निहारिका अपनी नीली आंखों में गुस्सा लिए और नम आंखों से उसे ही देख रही थी। निखिल निहारिका की तरह बढ़ता उससे पहले ही निहारिका ने अपना हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक दिया। निखिल उसके ऐसा करने से वहीं रुक गया। वह दोनों अभी भी भीग रहे थे। आप अपने आप को समझते क्या हो? निहारिका ने निखिल को गुस्से में थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। और क्या कहा आपने? मैंने आपको परेशान कर रखा है। मैं आपकी ख्यालों में आ रही हूं और मैं आपकी जिंदगी में आई हूं। निहारिका की आंखों में आंसू आ गए थे। वह खुद अपनी दिल की धड़कनों से काफी परेशान थी। ऊपर से निखिल का गुस्से से इस तरह बात करना उसे काफी तकलीफ दे रहा था। सो आई वॉन्ट टू टेल यू मिस्टर सिंघानिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस वजह से आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हो, समझे आप? निखिल बस एकटक निहारिका की सारी बातें सुन रहा था। निहारिका ये बोलकर वहां से चली गई और निखिल वहीं पर खड़ा निहारिका को जाता हुआ देख रहा था। उसने गुस्से में झरने के पत्थर पर एक जोर का मुक्का मारा, जिसकी वजह से निखिल के हाथ से खून बहने लगा, पर उसे जरा भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसने खुद से कहा कि यह मैंने क्या कर दिया और क्यों किया? वह काफी हॉट हुई होगी मेरी वजह से, और मैं क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में? वह हॉट हो या कुछ भी, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? और मुझे क्यों उसकी फिक्र हो रही है? निखिल अपने मन की उथल बुन में उस झरने पर काफी देर तक भीगता रहा। निहारिका वहां से निकलकर निशा, अंश और आरव के पास आ गई थी। वह किसी का भी मूड खराब करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपना चेहरा ठीक किया और उन सब के पास चली गई। कुछ देर बाद अक्षय और अक्षिता भी उन सब के पास आ गए थे। अक्षय ने आरव को देखकर पूछा, आरव निखिल कहाँ है? ये सुनते ही निहारिका अक्षय की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत कुछ था पर वह कुछ नहीं बोली, बस देख रही थी। आरव कुछ कहने ही वाला था तभी आरव को निखिल उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिया और वह बोला, भाई वह देखो निखिल भाई यहीं पर आ रहा है। सबने एक साथ उधर देखा जहां से निखिल चलता हुआ उन सब की तरफ आ रहा था। वह पूरा सर से लेकर पैर तक भीगा हुआ था। निखिल उनके पास आया और सबसे कहने लगा, मुझे अभी निकलना होगा, एक अर्जेंट काम आ गया है। उसकी नज़र निहारिका पर ही टिकी थी। निहारिका ने उसे एक बार भी नहीं देखा था और यही बात निखिल को अच्छी नहीं लग रही थी। अक्षय बोला, पर अचानक अक्षय आगे भी कहना चाहता था, जाना जरूरी है। निखिल ये बोलकर तुरंत वहां से निकल गया। अक्षय खुद से बोला, इसे क्या हो गया है? आरव ने अक्षय को देखते हुए कहा, भाई निखिल भाई को काम होगा, चलिए अब हम भी यहाँ से चलते हैं। आरव की बात सुनकर अक्षय, अंश, निशा आरव के साथ चल दिए, पर निहारिका अभी भी निखिल को जाते हुए देख रही थी। हाँ, वह थोड़ी देर पहले निखिल से गुस्सा थी, पर पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। निहारिका ने निखिल को तब तक जाते हुए देखा जब तक निखिल उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। निहारिका भी अक्षय, आरव, निशा और अंश के पीछे पीछे जल्दी। चैप्टर 48 निखिल के जज्बात। अब आगे अंडरस्को। निखिल कार तेज ड्राइव कर रहा था।
उसने अपनी ड्राइवर को कार चलने से मना कर दिया और खुद कार लेकर वहां से निकल गया था। बॉडीगार्ड भी उसके पीछे थे पर वह निखिल की कार से थोड़ी दूरी के फैसले पर थे। वो सब बॉडीगार्ड निखिल की कार को फॉलो कर रहे थे। निखिल ने एक पहाड़ी की चोटी पर अपनी कार आकर रोकी। वो काफी तेज ड्राइव कर रहा था। निखिल ने काफी जोर से ब्रेक मारा जिस वजह से आसपास काफी धूल जमा हो गई थी। निखिल के दिमाग में निहारिका की बातें घूम रही थी। फिर उसने खुद से ही सवाल किया, क्या हो गया है मुझे? ये कहते हुए निखिल ने अपने हाथ को बहुत जोर से कार की हैंडल पर मारा। फिर वह कार से बाहर निकाला और कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वह आसमान में छाए हुए बादल को देख रहा था। वह काफी देर तक अकेला वहां खड़ा रहा। उसने अक्षय से झूठ बोला था। बस वह वहां से जाना चाहता था। पता नहीं क्यों पर निखिल को निहारिका को इस तरह हट करने से खुद ही तकलीफ हो रही थी और उसका दिल भी बहुत बेचैन था। निखिल के पास बहुत सारे नेटवर्क थे और वह देश के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। वह एक बिजनेसमैन था। लोग उससे डरते थे। वह काफी पावरफुल भी था। लेकिन उस पहाड़ की चोटी में खड़ा निखिल अपनी जज्बातों को समझ नहीं पा रहा था। वह काफी देर तक वहां खड़ा रहा। ऐसे ही सोचते सोचते कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। फिर वह कार में बैठा और उस पहाड़ की छोटी से तेज रफ्तार में पहाड़ी सुकून के लिए निकल गया। साथ में उसके बॉडीगार्ड भी। जब तक निखिल वहां खड़ा था उसके बॉडीगार्ड भी आसपास मौजूद थे। वह निखिल को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। निखिल जब पहाड़ी सुकून में पहुंचा उसने देखा सब एक जगह मौजूद थे। अन्वेषा ने निखिल को देखा तो वह निखिल के पास आए और निखिल से कहने लगी, हैंडसम दोस्त, हम सब मूवी देखने जा रहे हैं, आप भी चलो। और निखिल का हाथ पकड़कर उसे देखने लगी। निखिल ने अन्वेषा को देखा और फिर उसे अपने गोद में उठा लिया। पता नहीं पर उसे अन्वेषा को मना करना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह बुझे मन से अन्वेषा के साथ चल दिया। अन्वेषा निखिल की गोद में बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके हैंडसम दोस्त ने उसकी बात मान ली। उस रिसोर्ट में एक प्राइवेट रूम था। वह रूम पूरे थिएटर जैसा बनाया गया था। उसमें सब आराम से मूवी देख सकते थे। उस रूम को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि वहां की जो सीट थी उस सीट पर आराम से सोया जा सकता था। वहां पर सोफे भी रखे गए थे। फुल AC के साथ वह रूम बिल्कुल थिएटर जैसा दिख रहा था। बस फर्क इतना था वो थिएटर बिल्कुल घर जैसी फीलिंग दे रहा था। रूम के बीच में एक बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था जिस पर सब मूवी देखने वाले थे। सब लोग मूवी देखने के लिए अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। जितने भी सब बड़े थे वह सब आगे बैठे थे और सारे बच्चे पीछे बैठे थे। सब बड़ों के पीछे निशांश और आरव बैठे थे और उनकी साइड में अक्षय और अक्षिता बैठे थे। लास्ट की सीट पर वहां अन्वेषा ने निखिल को अपनी साइड बिठा लिया और दूसरी साइड निहारिका को बिठा लिया था। अन्वेषा की काफी जिद करने के बाद निहारिका वहां बैठी थी क्योंकि वह निखिल से अभी कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। वैसे भी शुरू से ही उसने निखिल से कोई बात की ही नहीं थी। मूवी स्टार्ट हो चुकी थी और सब मूवी देखने में बिजी थे। वह मूवी एक फैमिली और कॉमेडी से भरी मूवी थी। अन्वेषा उस मूवी के आराम से देख सकती थी। सब मूवी देख रही थे और बीच में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी एंजॉय कर रहे थे। अन्वेषा को बहुत जोर की सूसू आ रही थी तो निहारिका उसे अपने साथ ले गई। निहारिका और अन्वेषा दोनों ही बाहर निकल गए और निखिल की नज़र फिर से निहारिका पर चली गई। फिर उसने अपनी नज़र तुरंत हटा भी ली। जब वह दोनों वापस लौटे तो इस बार अन्वेषा निहारिका की सीट पर बैठ गई थी और जहां अन्वेषा बैठी थी वह सीट खाली थी। वो सीट बिल्कुल निखिल के साइड पर ही थी। निहारिका ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और वहीं बैठ गई और ना ही निखिल ने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया था। निखिल को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वह मूवी बिल्कुल भी नहीं देखता था। वह सिर्फ अन्वेषा की वजह से यहाँ आया था। वह अन्वेषा का भोला सा चेहरा देखकर मन नहीं कर पाया था। पर वह जब से यहाँ पर आकर बैठा था तब से वह अपने मोबाइल पर डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ हो क्या रहा है। ऐसे ही सब मूवी देख रहे थे। दोनों दादा और दोनों दादी जी वहां से उठकर कब की चली गई थी क्योंकि उन्हें ज्यादा देर रात तक जागने की आदत नहीं थी। पल्लवी, नंदिनी, दीपाली जी, वर्षा माँ, अशोक, राजधीर, मनोज जी और विवान जी सभी वहां से अन्वेषा को लेकर चले गए। चैप्टर 49 पहली प्यार की छुअन। अब आगे अंडरस्को। अब वहां पर सिर्फ अक्षय, अक्षिता, अंश, निशा, आरव, निहारिका और निखिल मौजूद थे। सब के सब मूवी बहुत एंजॉय कर रहे थे। निखिल भी कभी मूवी को देखा तो कभी अपने डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। वह ज्यादातर अपने काम पर ही फोकस था। अक्षिता ने निहारिका से कहा, निहारिका तुम्हें मूवी कैसी लग रही है? उद्धरण चिन्ह। निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मूवी बहुत अच्छी है भाभी। ऐसे ही थोड़ी और बात करने के बाद सब वापस मूवी पर ध्यान देने लगे। तभी अचानक निखिल को अपने कंधे पर कुछ भारी महसूस हुआ।
जब उसने साइड में देखा तो निहारिका उसके कंधे पर सर रखकर सो गई थी। फिर निखिल ने नजर उठाकर आगे देखा तो सब के सब वहीं अपनी जगह बैठे बैठे सो गए थे। निखिल ने फिर से निहारिका को देखा। निहारिका सोते हुए उसे बहुत खूबसूरत और मासूम लग रही थी। उसने अपना मोबाइल साइड में रखा और निहारिका को देखने लगा। निहारिका ने सोते हुए निखिल के आर्म्स को पकड़ लिया और अपना सर अच्छे से एडजस्ट करते हुए निखिल के कंधे पर टिका दिया था। निखिल को निहारिका की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसका दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। जो जज्बात उसने काफी मुश्किल से कंट्रोल किए थे वह अब जाग उठे थे। निहारिका के बाल जो सोते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिस वजह से वह नींद में परेशान हो रही थी और नींद में ही कसमसाने लगी। निखिल निहारिका को नींद में इतना बेचैन देखकर उसके बालों को हटाने के लिए अपना हाथ उसके चेहरे पर बढ़ाया और धीरे से अपनी उंगलियों से निहारिका के बाल उसके कान के पीछे कर दिया। उसके ऐसा करने से निहारिका नींद में ही हल्की सी मुस्कुरा दी और अपना सर निखिल के कंधे पर और ज्यादा टिका दिया। अब निखिल को निहारिका का चेहरा साफ नजर आ रहा था। निखिल बस निहारिका को देखे जा रहा था। वह सब भूल गया था। वह भूल गया था उसने निहारिका से किस तरीके से बात की थी। वह भूल गया था कि उसने निहारिका पर बेवजह गुस्सा भी हुआ था और वह भूल गया था कि उसने निहारिका को अपनी वजह से चोट पहुंचाई थी। वह सब भूलकर बस निहारिका में खोया हुआ था। निहारिका थोड़ा और एडजस्ट हुई और निखिल के और नजदीक आ गई। निखिल निहारिका के ऐसा करने से और बेचैन हो उठा। एक तो पहले से ही वह अपनी दिल के हाथों मजबूर था। ना जाने उसका दिल जब से निहारिका उसकी जिंदगी आई थी तब से ही धड़क रहा था और आज निहारिका को खुद के इतना नजदीक पाकर उसकी दिल की धड़कने और रफ्तार पकड़ ली थी। और वह महसूस कर रहा था कि वह निहारिका के लिए बेकाबू हो रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और वह निहारिका के चेहरे को देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। पता नहीं अचानक निखिल को क्या हुआ। उसने अपने होंठ निहारिका के माथे पर रख दिए और बड़ी शिद्दत से उसने निहारिका के माथे पर एक किस कर दी। निखिल ने उसके माथे पर बहुत प्यार से अपनी पहली प्यार की छुअन को छोड़ दिया था। निखिल का दिल जो इतनी देर से धड़क रहा था वह शांत हो गया। उसे अब एक सुकून का एहसास हो रहा था निहारिका का पास जाने से। कुछ पल निखिल के होंठ निहारिका के माथे पर रहे और फिर उसने अपने होंठ निहारिका के माथे से हटा लिया। निखिल ने सोई हुई निहारिका को देखकर और अपने अनचाहे जज्बातों को छुपा कर कर्कश आवाज में कहा, अब तुम खुद मेरी जिंदगी में आ गई हो और बिना मेरी इजाजत के तुम मेरी जिंदगी से जा नहीं सकती। फिर निखिल ने अपनी नोज निहारिका की नोज से हल्का सा टच करते हुए बोला, उफ मेरी जंगली बिल्ली, तुम सोते हुए कितनी खूबसूरत लग रही हो। फिर निखिल निहारिका के माथे से अपना माथा लगाते हुए आगे बोला, अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ निखिल सिंघानिया की। उसकी आवाज में एक अलग ही जुनून सा था, एक अलग ही नशा जो सिर्फ निहारिका के लिए ही था। अब देखना ये होगा निखिल का ये जुनून और यह नशा निहारिका की जिंदगी में क्या मोड़ लेकर आएगा। निखिल ने एक सरसरी नजर से सबको दिखा। निखिल ने देखा सब आराम से घोड़े बेचकर सो रहे थे। किसी को कोई होश नहीं था। मूवी देखते देखते कब उन सबको नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर उसने एक नजर निहारिका को दिखा जो उसके कंधे पर सर रखकर बड़े आराम से सो रही थी। निखिल अपनी जगह से उठा और निहारिका को अपनी बाहों में उठा लिया। निहारिका भी आराम से उसकी बाहों में समा गई। उसने नींद में ही अपने दोनों हाथ निखिल की गर्दन में घुमा दिए। निखिल बस निहारिका को देख रहा था और फिर उस होम थिएटर से निहारिका को लेकर चला गया। वह काफी आराम से अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। उसका बस चलता तो निहारिका को जिंदगी भर अपनी बाहों में ही रखता। निखिल धीरे धीरे आगे बढ़ा और निहारिका के रूम में चला गया। उसने बड़े आराम से निहारिका को बेड पर लिटाया। 50 कला बवंडर। अब आगे अंडरस्को चेरी ब्लॉसम इस बार मैंने लॉन्ग चैप्टर अपलोड की है सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं प्यारे रीडर्स, चेरी ब्लॉसम 1। निहारिका भी बेड पर आराम से लेट गई। वह काफी गहरी नींद में थी। पूरे दिन भर की भाग दौड़ की वजह से उसे इतनी गहरी नींद आ गई थी कि उसे कुछ होश नहीं था। निखिल ने निहारिका को बेड पर लिटाया और उसे देखने लगा। फिर वह झुका और उसने उसके माथे पर एक लाइट किस कर दी। फिर निहारिका को कंबल उड़ाकर वह रूम से बाहर चला गया। अगर कुछ देर और वह निहारिका के रूम में रुकता तो वह अपने जज्बातों को नहीं रोक पाता। वह निहारिका के साथ और ज्यादा समय बिताना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह समय अभी सही नहीं है। इसलिए उसने अपने पैरों की गति बढ़ाई और तेज रफ्तार में रूम से बाहर चला गया। और यहाँ हमारे निहारिका जो इन सब से बेखबर, इन सब से अनजान कि वह किसी की जुनून बन चुकी है, किसी का नशा बन चुकी है, किसी की नींद उड़ाने की वजह बन चुकी है, बड़ी आराम से सो रही थी। निखिल निहारिका के रूम से निकलकर अपने रूम में आ गया था और बालकनी में खड़ा अपने सामने आसमान में छाए हुए काले बादल को देख रहा था। तभी निखिल के फोन की घंटी बजी। निखिल ने कॉलर आईडी देखी तो एक सेकंड के लिए वह फोन को घूरता रहा, फिर उसने कॉल उठा लिया।
कॉल उठाने के बाद निखिल खामोश था। उसने कुछ नहीं कहा। तभी सामने से आवाज आई, हमने उसका सारा माल पकड़ लिया है। कुछ आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ ने अपनी खुद की जान ले ली है। सामने वाले की बात सुनकर निखिल अभी भी खामोश था। वह अपने सामने काले बादलों को देख रहा था। थोड़ी देर चुप्पी के बाद निखिल ने जवाब दिया, और कुछ। निखिल का इतना छोटा जवाब सुनकर सामने वाला निखिल से बोल, अरे यार, एक तो मैंने तेरा इतना बड़ा काम कर दिया है, ऊपर से तू मुझे सिर्फ 2 सेंटेंस ही बोल रहा है। सामने वाले ने थोड़ा झुंझलाते हुए निखिल से कहा। निखिल को अभी भी खामोश देखकर वह आदमी बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आने के बाद सब बताता हूँ। और यह बोलकर उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद उस आदमी ने खुद से ही बोला, यार कैसा दोस्त मिला है मुझे, बातें भी करता है तो सिर्फ 1-2 शब्द में। उसने एक गहरी सांस ली। अब क्या ही कर सकता हूँ, दोस्त है तो दोस्ती तो निभानी ही पड़ेगी। यह बोलकर वह अपने काम में लग गया। इधर, कब तक सांप के बिल में छुपे रहोगे, कभी ना कभी तो तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। निखिल के चेहरे पर यह कहते हुए एक डेविल स्माइल थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। वह क्या सोच रहा था और क्या करने वाला था, ये वह खुद ही जानता था। पूर्ण विराम। दूसरी तरफ एक जगह में, ये जगह एकदम डरावनी दिख रही थी। यह एक बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग में हर जगह हर एक इंसान मौजूद था और वह इंसान कुछ ना कुछ कर रहा था। किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में चाकू। कोई चाकू को धार कर रहा था तो कोई किसी को मार रहा था। ये जगह एकदम खुफिया थी। इस जगह के बारे में सरकार को कुछ पता नहीं था। इस जगह का नाम इसलिए कला बवंडर रखा गया था क्योंकि जो भी इंसान यहाँ पर आता था उसकी जिंदगी नरक से बदतर हो जाती थी। वह इंसान जीते जी मर जाता था पर उसे मौत नहीं मिलती थी। इस जगह का नाम कला बवंडर। कला बवंडर में लड़कियों की तस्करी, ड्रग्स सप्लाई और अन्य गैर कानूनी कामों को यहाँ किया जाता था। और यहाँ पर इससे बहुत सारे गैर कानूनी काम होते थे। ये लोग अलग अलग देश में छुपकर अपना काम करते थे। इनका सबसे मेन अड्डा और जगह भी कह सकते हैं कला बवंडर ही था, जहां वे अपनी योजनाओं को बनाते थे और अपने कामों को अंजाम तक पहुंचते थे। और इसी कला बवंडर के एक रूम में, जो दिखने में ही काफी डरावना रूम लग रहा था, वह रूम बिल्कुल लाल रंग से कलर किया गया था। उस रूम की एक चेयर पर एक आदमी बैठा था। सांप का टैटू उसके हाथ और गर्दन पर बना हुआ था, जो उसके खतरनाक ऑरा को दर्शाता था। उस आदमी ने अपने हाथ पर एक चाकू ले रखा था। उस चाकू की साइड पर सांप का एक निशान था। वह आदमी उस चाकू को हमेशा अपने पास रखता था। शायद उसे जानवरों से कुछ ज्यादा ही लगाव था, तभी तो उस रूम में चारों तरफ जानवरों की मूर्ति लगी हुई थी। और उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था, लेकिन उसकी आंखें इतनी खतरनाक थीं कि वे उसके मास्क के पीछे से भी डरावनी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था शायद वह आदमी दुनिया से अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहता है। कुर्सी पर बैठा आदमी टकटकी लगाए अपने सामने मौजूद 2 आदमी को अपने मास्क के पीछे और गुस्से से घूर रहा था। उस आदमी की आंखें इतनी डरावनी थीं कि वो दोनों आदमी उसकी तरफ देखने से भी डर रहे थे। वह अपने मास्क के पीछे से उन्हें घूर रहा था, जैसे कि वह उनके दिल को पढ़ लेगा। पहला आदमी आगे आते हुए बोला, बॉस, हमारा जो माल आने वाला था वह पकड़ा गया है। ये सुनते ही मास्क पहना आदमी जो चेयर पर बैठा था उसकी आंखें लाल हो गई और उसे गुस्सा भी आने लगा था। जाने के लिए पढ़ते रहिए रिबॉर्न क्यूट दी गर्ल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चेरी ब्लॉसम उंगली से बाएं और इशारा। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। बाय बाय।